वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट में जो बायो का चैप्टर है, जो बीएससी के मैथ वाले स्टूडेंट्स को करना होता है, उसके बुक के चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की सेकंड क्लास का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और यह भी देखा था कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि सेल की बेसिक स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन का अध्ययन करना। साथ में सेल यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उन्हें देखना, कौन कौन से पार्ट होते हैं। डिफरेंस करना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बीच में, डिफरेंस करना प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, और सेल के अंदर जो डिफरेंट पोर्शन होते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीलिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पादप सेल में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इनके बारे में अध्ययन करना है। क्योंकि जनरली क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पे, राइबोसोम पे, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, या लाइसोसोम पे। उसके बाद हम सेल डिवीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे, सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डीएनए और आरएनए है, तो उसका भी हम थोड़ा बहुत यहाँ अध्ययन कर लेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, किस प्रकार न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन यानी जुड़ने से, न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से डीएनए बनता है। ठीक है बच्चों, तो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, सेंटर में केंद्रक होगा, केंद्रक में डीएनए होगा। सेल के टाइप में आप यहाँ से ये वाला मेन देख सकते हैं जो पिछली क्लास में नहीं हुआ था कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर है। यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल, तो यहाँ पे से आप इस टेबल के माध्यम से अंतर देख सकते हैं। देखिए सीधे हाथ की तरफ जो डायग्राम है वो प्रोकैरियोट सेल का है, और उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है वो यूकैरियोट सेल का है। अब इनमें अंतर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। यूकैरियोट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण वो अलग से होता है। लेकिन प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो किस में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोट सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें डबल मेंबर होती है, जबकि प्रोकैरियोट सेल में डबल मेंबर नहीं होती हैं। यूकैरियोट सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S वाले, और प्रोकैरियोट सेल में राइबोसोम 70S वाले होते हैं। यूकैरियोट सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट सेल में ये नहीं होते। यूकैरियोट सेल में स्पीसीज के अनुसार क्रोमोसोम की संख्या न्यूक्लियस में अलग अलग होती है, यानी कि यूकैरियोट सेल का जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसमें क्रोमोसोम की संख्या हर स्पीसीज में अलग अलग होती है, जबकि यूकैरियोट्स में एक कोशिका के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, यानी कि 1 क्रोमोसोम पर सेल।
इस प्रकार कई सारे ये अंतर दिए गए हैं यूकेरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल के मध्य में, और यहाँ ये दो डायग्राम भी शो किए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम में यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट सेल में अंतर कई बार पूछा गया है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंतर भी पूछा गया है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेन कि प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाएगी जो कि एनिमल सेल में नहीं होगी। प्लांट सेल में जो वोक्यूल्स होंगे उनकी साइज, वोक्यूल रिक्तिका, उनकी साइज़ बड़ी होगी। यूकेरियोट सेल में उनकी साइज़ छोटी होगी। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, सेंट्रियोल्स। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम संरचना देखें तो सेल मेम्ब्रेन की संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है। इस मॉडल को आप ध्यान से देखें तो ये सैंडविच टाइप का मॉडल है। देखिए, ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। देखिए, सबसे ऊपर और सबसे नीचे की संरचना सेम है जो कि पोलर हेड को प्रदर्शित कर रहे हैं, और बीच में जो लाइन है, लाइनदार जो संरचना है वो नॉन पोलर पार्ट को प्रदर्शित कर रही है। ये जो लाइनदार संरचना है जो बीच में है, ऊपर की तरफ गोल गोल लेयर है और नीचे की तरफ गोल गोल लेयर है। ये बीच में जो लाइनदार संरचना है वो लिपिड की लेयर को प्रदर्शित करती है। ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन नहीं है, ये बुक काफ़ी हाई लेवल की दी हुई है ना। हमारे सिलेबस में उतना नहीं है। अब जैसे हमारे सिलेबस में है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से पढ़ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में देखिए क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में डीएनए का स्ट्रैंड भी है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाएगी? यूकेरियोट सेल में पाई जाएगी, क्योंकि यूकेरियोट सेल में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डबल लेयर वाले होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप ध्यान से देखिए डबल लेयर है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन बाहर की साइड है जो, और एक इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड है जो, है ना। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ धसी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया बोलते हैं। क्रिस्टिया, क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की रिंग है, डीएनए के स्ट्रैंडेड टुकड़े हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? मैट्रिक्स भरा हुआ है, मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्ट बनाती है, उस क्रिस्ट पे F1 कण पाए जाते हैं, और उन F1 कणों पर ही एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी ऊर्जा के रूप में काम आती है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी ऊर्जा उत्पादन गृह भी कहते हैं। अब जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पादप सेल में पाया जाता है। जैसे कि पादप हरे क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नाम का ग्रीन पदार्थ होता है जो कि ग्रीन प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाए? क्लोरोप्लास्ट, जिससे वो पादप हरे दिखाई देंगे। ये नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो टेढ़ी मड़ी लाइनें दिख रही हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ गोल्जी बॉडी बनेगी और राइबोसोम होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की तरफ राइबोसोम्स गोल गोल होते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर ये जो गोल गोल बिंदु दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर बाहर की तरफ राइबोसोम्स होते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। लाइसोसोम एक भरी हुई रिक्तिका के समान संरचना होती है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। मान लो हमारी कोशिका के अंदर कोई बाहर का पदार्थ आ जाता है तो उसको कोशिका फेगोसाइटोसिस द्वारा अपने अंदर ले खींच लेती है। अब लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, तो लाइसोसोम उस बाहर से आए हुए पदार्थ के साथ में मिलके उस पदार्थ को डिग्रेड कर देता है। इसलिए और जब सेल मरती है, कोशिका मरती है, तब लाइसोसोम्स में से एंजाइम चारों ओर तक चले जाते हैं, इसलिए जो एंजाइम चारों ओर जाके अपनी सेल को भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एक कोशिका के अंदर सैकड़ों लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर यानी उसी कोशिका के अंदर डाइजेशन में भाग लेते हैं। कोशिका के अंदर बाहर का कोई पदार्थ आ गया तो लाइसोसोम उसके साथ मिल जाता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं जो उस पदार्थ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस यूकेरियोट सेल के सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिनमें एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स होते हैं। और न्यूक्लियस कोशिका के कार्यों को केंद्रित करने का, कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे जीन्स होते हैं। जीन्स डीएनए या आरएनए के बने होते हैं, तो जनरली डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड के द्वारा बना होता है। सेल के अंदर वाटर भी काफ़ी मात्रा में होता है। वाटर के अलावा सेल किससे बनी होती है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब अगर हम देखें कि बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होगा, एमिनो एसिड होंगे, प्रोटीन्स होंगी, इनसे मिलके सेल बनी होती है। हम एक बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड कहलाता है और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड के रूप में होता है। ये जो डीएनए है या आरएनए या न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। हमारे इस बुक में एक अलग से भी चैप्टर है जिसमें डीएनए और आरएनए की डिटेल स्टडी करनी है, तो उस क्लास में हम डीएनए आरएनए की बढ़िया से डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए की संरचना की स्टडी करने के बाद में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल स्टडी, तो कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की संरचना कैसे होती है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से डीएनए कैसे बनता है, फिर डीएनए के डबल स्ट्रैंड की संरचना कैसी होती है, डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है ना, एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं, आरएनए किस तरह से होता है ना, वो हम अलग से स्टडी करेंगे न्यूक्लियोटाइड वाले चैप्टर्स में। अभी हम सेल वाले चैप्टर को अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक सेल से दो सेल कैसे बनती है, दो से चार सेल किस तरह से बनती है। तो एक सेल से डिवाइड होके कई सेल्स का निर्माण होता है, तो मल्टी टाइम यानी कई बार इसका डिवाइडेशन हो सकता है। तो डिवाइडेशन किस तरह से होता है, एक सेल दो सेल में किस तरह से कन्वर्ट होती है, इसको हम सेल डिवीजन के अंदर अध्ययन करते हैं। ये पूरा सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेज होती हैं, जैसे इंटरफेस, उसके बाद डिवाइडिंग फेस। तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहले इंटरफेस होता है डिवीजन की तैयारी, जिसको हम ग्रोथ फेस भी कहते हैं। उसके बाद होता है डिवाइडिंग फेस, जिसमें कि सेल का डिवीजन होता है। जो
अब इसमें कई स्टेप्स है, जैसे जीवन स्टेप को फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। उसके बाद एस स्टेप जिसको सिंथेसिस स्टेप भी कहते हैं। उसके बाद G2 स्टेप आता है। G2 स्टेप के बाद में डिवाइडिंग स्टेप आती है। यानी कि देखिए बच्चों, सबसे पहले था इंटरफेस और डिवाइडिंग स्पेस। अब इंटरफेस को 3 स्टेज में बांटा गया है, G1, S और G2। G1 को हम फर्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ कहते हैं, S को हम सिंथेटिक फेस भी कहते हैं, फिर G2 को हम सेकंड फेस कहते हैं या गैप पीरियड भी बोलते हैं। तो G1 फेस, S फेस और G2 फेस, ये तो इंटरफेस के 3 पार्ट हो गए। उसके बाद डिवाइडिंग फेस अलग से हैं। तो डिवाइडिंग फेस में ही मेनली डिवीजन होता है और माइटोसिस या मायोसिस पाया जाता है, यानी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगर समसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाती है। देखिए लिखा हुआ किस तरह का डिवीजन है, माइटोसिस, है ना। जो डिवीजन वाली फेस है उसमें भी 4 अवस्थाएं पाई जाएंगी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेज और टेलोफेस। ये लिखा हुआ है यहाँ कि जो डिवीजन वाली है जिसमें कि इंटरफेस और डिवीजिंग फेस। इंटरफेस में 3 हैं, G1, S और G2, और फिर डिवीजन वाले फेस में 4 हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेज और टेलोफेस। ये सेल डिवीजन के डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम को प्रोफेस दिखाएगा, सेकंड डायग्राम मेटाफेस, थर्ड डायग्राम एनाफेस और फोर्थ डायग्राम टेलोफेस। टेलोफेस के बाद में डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं प्रोफेस में क्या होता है। इसको काफ़ी डिटेल में यहाँ बता रखा है। तो सेल डिवीजन पे एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सेल का डिवीजन किस तरह से होता है। तो पहले 2 बताना आप, एक तो पहले प्रोफेस वाला और डिवीजिंग वाला फेस, फिर उस फर्स्ट पहले इंटरफेस और डिवीजन वाला फेस। इंटरफेस में फिर 3 स्टेप, G1, S और G2, और डिवीजन वाले में 4 स्टेप, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। और ये मेन डायग्राम भी आप बना सकते हैं। टेलोफेस होने के बाद में, जब टेलोफेस होने के बाद में दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके चारों ओर अगर ये पादप कोशिका है तो सेल भित्ति भी बन जाएगी, और पादप कोशिका नहीं है तो सेल भित्ति नहीं बनेगी। इस तरह इसमें काफ़ी आपके मतलब नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आप इसी से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये किस तरह से होता है वो डिवीज़न दे रखा है, वैसे इतना आपके यूजफुल नहीं है, सिंपल आपके सिलेबस में है सेल और सेल का डिवीज़न किस तरह से होता है वो। ये मैंने पर्टिकुलर जो बायो पढ़ते हैं बच्चे उनकी बुक ली है, तो उनकी बुक में तो उनको तो पर्टिकुलर बायो पढ़नी होती है, तो काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ते हैं। लेकिन आपके एमएससी में बायो उस व्यक्ति को पढ़नी है जिसके बीएससी में मैथ रहा हो, तो आपको मेन चीज़ें इसमें देखनी है। ये नोट्स में माइटोसिस और मायोसिस में क्या अंतर है वो इसमें बता रखा है। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और मायोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में डिवीजन 1 बार होगा, अर्धसूत्री विभाजन में डिवीजन 2 बार होगा। समसूत्री विभाजन में 1 कोशिका 2 में बदलेगी, और अर्धसूत्री विभाजन में 1 कोशिका 4 कोशिका में बदलेगी, है ना। यदि ये आपका पार्ट नहीं है क्योंकि आपके समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सेल डिवीजन तक ही है, सिंपल चीज़ है ना। तो नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ। आई थिंक आपको इस चैप्टर में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में मैं बताया था, तो इस बार मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट स्वीट करके बताया है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर है, ये आ गया था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, ये पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। सेल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे केंद्रक हमने देखा, ईआर देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से देखी, है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पर कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे शक्तिक्रिया भी कहते हैं। लाइसोसोम अच्छे से देखा, जिसे आत्मघाती थैला भी कहते हैं। सेल डिवीजन किस तरह से होता है, सेल डिवीजन के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, और फर्स्ट पार्ट में G1, S और G2, और सेकंड पार्ट में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, है ना, ये सब आए। तो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, जिसमें हम DNA, RNA और न्यूक्लियोटाइड्स का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।